सबसे पहले बात सियासत सुपर 8 की। 5 राज्यों में घटते तापमान के बीच चुनावी पारा हर दिन चढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब तक, उत्तराखंड से लेकर गोवा तक सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। राजनीति के गलियारे में सस्पेंस, एक्शन, ड्रामा सब कुछ जोरों पर है। राजनीति की ऐसी ही अहम खबरों को आप तक पहुंचाने के लिए हमने शुरू किया है सियासत का सुपर अपडेट, सुपर 8। देखिए 1 मिनट में राजनीति का पूरा अपडेट। 5 राज्यों में चुनावी रैली, जुलूस और रोड शो पर जारी पाबंदियां 31 जनवरी तक बढ़ा दी गई हैं। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से कुछ राहत भी दी गई है। 1 फरवरी से 5 की जगह 10 लोग डोर टू डोर कैंपेन कर सकेंगे। ये छूट पहले चरण के प्रत्याशियों के लिए 28 जनवरी और दूसरे चरण के लिए 1 फरवरी से लागू होगी। चूँकि 27 जनवरी को पहले चरण के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को अंतिम रूप दिया जाएगा, ऐसे में आयोग ने राजनीतिक दलों या चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को जनसभा करने की अनुमति दे दी है। इंदौर में मीटिंग के लिए 500 या हॉल की क्षमता के अनुसार 50% तक की मंजूरी मिली है। इसके लिए जिला चुनाव आयोग से पहले मंजूरी लेना अनिवार्य होगा और कोरोना के नियमों का पालन करना भी जरूरी होगा। चुनाव आयोग ने यह फैसला 5 राज्यों के हालात का जायजा लेने के लिए बुलाई गई मीटिंग के बाद लिया है। इस मीटिंग में मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ 5 राज्यों के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और प्रमुख सचिव स्वास्थ्य भी शामिल हुए थे। बैठक में राज्यों के प्रमुख सचिव स्वास्थ्य और मुख्य सचिव ने टीकाकरण और संक्रमण को लेकर अब तक की प्रगति पर भी जानकारी दी। इनसे बातचीत और चर्चा के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव के साथ समीक्षा बैठक हुई, जिसके बाद पाबंदी जारी रखने का फैसला लिया गया है। निर्वाचन आयोग चाहता है कि टीकाकरण का आंकड़ा और मजबूत हो। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आते ही प्रचार और तेज हो गया है। बीजेपी एक्शन मोड में आ गई है और सीएम योगी ने लखनऊ में बीजेपी के चुनाव प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाई है। अब लखनऊ से 403 प्रचार रथों को पूरे प्रदेश में रवाना किया गया है। इस दौरान हुए कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, केशव प्रसाद मौर्य और सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर उपस्थित रहे। आज अपने चुनाव प्रचार अभियान को इस बैंड के माध्यम से आगे बढ़ाने के एक नए कार्यक्रम को लॉन्च कर रही है। मैं इस अवसर पर आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। ये रथ हर विधानसभा में घूमेंगे और पार्टी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। डिजिटल रथ के जरिए योगी सरकार अपने 5 साल के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड जनता को दिखाएगी। इस रथ के जरिए पार्टी लाइव भाषण और नेताओं की छोटी सभा का प्रचार भी करेगी। इस तकनीक से सभाओं को आसपास के क्षेत्रों में भी लाइव किया जा सकेगा। इससे सभाओं में ज्यादा भीड़ भी नहीं होगी। कोरोना की तीसरी लहर और हाल में बढ़े मामलों को देखते हुए ये रणनीति अहम मानी जा रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में तीसरे मोर्चे की एंट्री हो गई है। बीएसपी से बाहर होने के बाद खुद की पार्टी बनाने वाले बाबू सिंह कुशवाहा और असदुद्दीन ओवैसी ने मिलकर भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का गठन किया है। इस मोर्चे में एआईएमआईएम जन अधिकार पार्टी के साथ भारत मुक्त मोर्चा भी शामिल है। मोर्चे की अगुवाई बाबू सिंह कुशवाहा करेंगे और उत्तर प्रदेश में 348 सीटों पर तीसरे मोर्चे के उम्मीदवार सियासी किस्मत आजमाएंगे। अगर उत्तर प्रदेश की जनता हमको अपने आशीर्वाद से, अपने दुआओं से और अपने वोटों से कामयाब करती है, तो ये जो अलायंस बना है इसके कन्वीनर जनाब बाबू सिंह कुशवाहा साहब रहेंगे। तीसरे मोर्चे में इस बात पर ही आम सहमति बनी है कि अगर गठबंधन सत्ता में आता है तो 5 साल में 2 मुख्यमंत्री होंगे। एक ओबीसी समुदाय से और दूसरा दलित समुदाय से। मुस्लिम समुदाय के 3 उप मुख्यमंत्री होंगे। 5 साल के टेन्योर में 2 मुख्यमंत्री होंगे, एक ओबीसी समाज के और एक दलित समाज के, और 3 डिप्टी सीएम होंगे, जिसमें मुस्लिम समाज का भी एक डिप्टी सीएम होगा। मायावती ने यूपी विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। मायावती ने अभी कुल 55 सीटों में से 51 सीटों पर उम्मीदवार उतारा है। खास बात यह है कि दूसरे चरण में पहली लिस्ट से भी ज्यादा मुसलमान प्रत्याशियों को टिकट दिया गया है। मायावती ने जिन 51 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है, उनमें से 23 मुस्लिम हैं, यानी 45% से ज्यादा। मायावती ने जब पहली लिस्ट जारी की थी तब 53 में से 14 सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशियों को उतारा था। दूसरी लिस्ट में उससे भी ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे गए हैं। इस मौके पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने हर पोलिंग बूथ को जिताना है, बसपा को सत्ता में लाना है का नारा दिया है। बीएसपी के तय किए गए उम्मीदवारों की सूची जारी कर रही हूँ। इसके साथ ही आज मैं अपनी पार्टी के लोगों को पार्टी का एक नारा भी दे रही हूँ, जो इस प्रकार से है: हर पोलिंग बूथ को जिताना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है। मायावती को लगता है कि बीएसपी कार्यकर्ता पार्टी को 2007 की तरह सत्ता में लाने के लिए पूरी ताकत लगा देंगे। गोवा में बीजेपी को एक साथ डबल झटका लगा है। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के सीनियर नेता लक्ष्मीकांत पार्सेकर ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। टिकट नहीं मिलने से नाराज पार्सेकर ने पार्टी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है।
पारसेकर मांद्रेम सीट से टिकट चाहते थे, जबकि बीजेपी ने अपनी लिस्ट में यहां से मौजूदा विधायक दयानंद सोपते को टिकट दे दिया। इस सीट पर पारसेकर 2002 से 2017 तक विधायक रहे हैं। पारसेकर गोवा चुनाव के लिए बीजेपी की घोषणा पत्र समिति के प्रमुख थे और पार्टी की कोर समिति के भी सदस्य थे। गोवा बीजेपी को दूसरा बड़ा झटका मनोहर पारिकर के बेटे उत्पल पारिकर के बीजेपी छोड़ने से लगा है। उत्पल पारिकर ने घोषणा की है कि वो पणजी से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लड़ेंगे। बीजेपी ने उत्पल को टिकट न देकर मौजूदा विधायक अथनासियो मोंसेरेट को पणजी सीट से मैदान में उतारा है। पणजी सीट का प्रतिनिधित्व लंबे समय तक उत्पल के पिता और गोवा के पूर्व सीएम मनोहर पारिकर कर रहे थे। उत्पल मनोहर पारिकर के बड़े बेटे हैं। उत्तर प्रदेश में गठबंधन को लेकर आज एक बार फिर प्रियंका गांधी ने कांग्रेस का स्टैंड साफ किया है। कांग्रेस यूपी में विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद गठबंधन कर सकती है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि अगर चुनाव के बाद गठबंधन की स्थिति बनती है तो कांग्रेस पार्टी इस पर विचार करेगी। हालांकि प्रियंका गांधी ने एक बात क्लियर कर दी है कि महिलाओं और युवाओं के मुद्दे पर जो राजनीतिक दल साथ देगा, कांग्रेस पार्टी उसके साथ गठबंधन करने पर विचार करेगी। बीजेपी के लिए एकदम बंद है, बाकी पार्टियों के लिए खुला। समाजवादी और भाजपा एक हद तक एक ही बिसात पर खेल रहे हैं, क्योंकि दोनों का फायदा उसी तरह की राजनीति से हो रहा है। शुक्रवार को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खुद प्रियंका गांधी ने इस सवाल का जवाब दिया था। गठबंधन पर विचार करने की बातचीत कही थी, लेकिन इस दौरान उन्होंने गठबंधन की शर्तें भी सबके सामने रखी थी। बता दें कि कांग्रेस की नजर महिला और युवा वोटरों पर है। पार्टी ने महिलाओं के लिए लड़की हूँ लड़ सकती हूँ और युवाओं के लिए भर्ती विधान नाम से मैनिफेस्टो भी जारी कर दिया है। आपको किसी और का चेहरा दिख रहा है जी में कांग्रेस पार्टी की तरफ से? जी, तो फिर तो आप ही चेहरा है मतलब। दिख तो रहा है ना सब जगह मेरा चेहरा। जी, कल दिए अपने इस बयान से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यू टर्न मार लिया है। प्रियंका ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने ये बयान चिढ़ कर दिया क्योंकि उनसे बार बार एक ही सवाल किया जा रहा था। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं ही हूँ चेहरा, तो मैंने थोड़ा चिढ़ के कह दिया, क्योंकि बार बार आप लोग वही सवाल कर रहे हैं, ऐसी कौन सी बड़ी बात है? आप बताइए, इतने प्रदेश हैं, इतने प्रभारी हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी के हों चाहे भाजपा के हों, क्या आप उन सबसे पूछते हैं कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा बन रहे हैं कि नहीं? प्रियंका ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 80 बनाम 20 की लड़ाई वाले दावे का भी जवाब दिया। प्रियंका गांधी ने कहा कि इस बार लड़ाई 99% और 1% के बीच है। They are saying it's 80% versus 20%. The truth is it is 99% versus 1%. The truth is that in this country today and in Uttar Pradesh also, there are just a few friends of the government benefiting. पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर सियासी रान ठन गई है और नेताओं की बयानबाजी से माहौल गरमाने लगा है। पंजाब लोक कांग्रेस के प्रमुख कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पहली बार खुलकर नवजोत सिंह सिद्धू, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर एक साथ हमला बोला है। कैप्टन ने सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और सिद्धू दोनों को निकम्मा कहा है। वहीं आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट भगवंत मान को कॉमेडियन बताया है। कैप्टन ने एक इंटरव्यू में कहा है कि सिद्धू और चन्नी दोनों रद्दी हैं, निकम्मे हैं। सिद्धू अस्थिर आदमी है, उसके पास सोचने की शक्ति नहीं है। दोनों में कोई भी पंजाब का मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है। जबकि आपके सीएम फेस पर कहा गया है कि भगवंत मान कॉमेडियन हैं। पंजाब को कॉमेडियन की नहीं बल्कि गंभीरता की जरूरत है। अमरिंदर सिंह ने सत्तारूढ़ कांग्रेस में चन्नी और सिद्धू के बीच सीएम चेहरे को लेकर चल रही खींचतान पर भी अपनी बेबाक राय दी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।